मोदी के साथ जाएंगे शरद पवार, इंडिया के घटक दलों में हलचल तेज। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। चर्चा जोरों से है कि शरद पवार अब अपने पुराने साथियों को छोड़कर भाजपा के साथ जाने वाले हैं। ये चर्चा इतनी तेज है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तो भूचाल आया हुआ है, पूरे देश की विपक्ष की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। सारे लोग इस बात को सुनकर परेशान हैं कि क्या वाकई शरद पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वे जो हमेशा बीजेपी की आलोचना करते रहे हैं, वे बीजेपी के साथ जाएंगे। दूसरी ओर शरद पवार और अजित पवार के बीच लगातार होती बैठकें, मुलाकातें इस आशंका को जहां बल दे रही हैं, वहीं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को कमजोर करने में भी मददगार साबित हो रही है। सवाल यह है कि क्या शरद पवार वाकई बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या उन्हें भाजपा में लाने के लिए कुछ लुभावनी शर्तें रखी गई हैं? और इनका अगर शरद पवार बीजेपी के साथ जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझाएंगे कि हो क्या रहा है और हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहलाते हैं। वे अनुभव के आधार पर, निर्णय लेने के आधार पर और अपनी बात कहने की शैली से सबसे अलग पहचाने जाते हैं। पिछले दिनों जब एनसीपी की टूट हुई, उनके भतीजे अजित पवार कुछ विधायकों के साथ बीजेपी के साथ चले गए और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से ये चर्चा बहुत जोरों पर रही है कि शरद पवार क्या करेंगे। क्या वे अपने भतीजे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? क्या वे एनडीए के खिलाफ इंडिया को एक ताकत प्रदान करेंगे? अगले चुनाव में वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी भूमिका निभाएंगे देश में? ये जो सवाल थे, ये उनके कद, उनके अनुभव और उनके फैसलों को ध्यान में रखते हुए उठ रहे थे और लोग जान रहे थे। उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट और कांग्रेस लगातार इस भरोसे में रही है कि जब शरद पवार जैसा दिग्गज हमारे साथ है तो हम किसी से भी टकरा सकते हैं। लेकिन जब से अजित पवार उप मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से वे 3 बार शरद पवार से आकर मिल चुके हैं। एक बार तो वो अपने पूरे कैबिनेट के साथियों के साथ आए और उनके चरणों में गिर के आशीर्वाद लिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा भी कि हम उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन 12 तारीख को, इसी 12 अगस्त को पुणे में एक उद्योगपति के घर पर जिस तरह शरद पवार और अजित पवार की गुप्त बैठक हुई, उससे इस आशंका को बल मिला कि कहीं कुछ गड़बड़ है। चर्चा ये उठी कि शरद पवार प्रधानमंत्री का एक ऑफर लेकर उनके पास गए और इस ऑफर को लेके ही बातचीत होती रही। इसीलिए बैठक बहुत गुप्त रखी गई और बैठक की समाप्ति के बाद भी चुपचाप वे लोग निकले। शरद पवार ये कहते हैं कि भाई वो मेरा भतीजा है तो मुझसे मिल सकता है, परिवार का व्यक्ति है, लेकिन अगर भतीजा है तो गुप्त रूप से क्यों मिलता है, सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं? उनकी इस बैठक का, लगातार होती बैठकों का जो प्रभाव है, उसने शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस को भी परेशान कर दिया है। अगले महीने इंडिया के जो घटक दल हैं, उनकी बैठक होने वाली है, उसके आयोजक शरद पवार ही हैं। ऐसे में उस घटक दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस के क्या रुख रहेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि ये शरद पवार का तरीका सही नहीं है। कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है और आप गुप्त मीटिंगें कर रहे हैं। जो भी है, 2 टूक होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। वे उद्धव ठाकरे से जाकर मिले और चर्चा है कि उन्होंने अगली रणनीति पर विचार किया कि अगर शरद पवार वाकई भाजपा के साथ चले जाते हैं तो क्या करना होगा। लेकिन शरद पवार बार बार सफाई देते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। ये एक सामान्य बैठक है। उन्होंने कहा कि अजीत दादा हमारे भाई हैं तो इसको एक शिष्टाचार मुलाकात ही माना जाना चाहिए, जैसा कि सामान्य तौर पर होता है। लेकिन जो चर्चा है वो निहायत गलत है। चर्चा क्यों है और इसका क्या प्रभाव है?
एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को शरद पवार की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये मान के चल रहा है, प्रधानमंत्री लाल किले से ये कह रहे हैं कि अगली बार मैं ही आ रहा हूँ, वो किसी भरोसे से कह रहे हैं, फिर इस तरह की हरकतें क्यों? क्या वास्तव भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है अपने को मजबूत, वैसा नहीं है? उसे खतरा है 2024 में, इसीलिए उसे बार बार पार्टियों को तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, एनडीए अपने आप को जितना मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें उतनी ताकत नहीं है, वह उतनी मजबूत नहीं है। कांग्रेस के लगातार उठते सवालों, राहुल गांधी की मजबूत होती भूमिका और बेरोजगारी, गरीबी, इन सारे मुद्दों से जनता में नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाए हुए है। उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि 2024 उतना आसान नहीं, इसीलिए उन्हें शरद पवार की ज़रूरत हो रही है। शरद पवार एक बड़ा नेता है जिसका प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति में तो होगा ही, उनके अगर वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूरे देश की राजनीति पर प्रभाव होगा। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण ये भी है कि पिछले कुछ दिनों जो भी सर्वे हुए हैं देश में या महाराष्ट्र में, उनमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। लगातार उनकी सीटें कम हो रही हैं और महाराष्ट्र में सरकार मजबूत करने के बावजूद, एनसीपी के एक धड़े के आने के बावजूद जो सर्वे है वो ये बताते हैं कि भाजपा वहाँ पीछे है। महाविकास अघाड़ी लगातार मजबूत हो रही है। महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय अखबार लोकमत ने अजित पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से 2-3 सर्वे कराई और उन हर सर्वे में ये बात सामने आती है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बेहद मजबूती की ओर बढ़ रही है। लोगों की, वहाँ की जनता की इस बात को नाराज़गी है कि उन्होंने शिवसेना को और एनसीपी को जिस तरह तोड़ा, उससे जनता इस बात को पचा नहीं पा रही कि भारतीय जनता पार्टी सही रास्ते पर है। इसका उसे नुकसान हो रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे को तो सीधे सीधे लोगों की सहानुभूति मिल रही है। ये चीज़ें बीजेपी की नींद उड़ाए हुए हैं। बीजेपी हर हाल में 2024 में सत्ता में आना चाहती है। मोदी इसीलिए ललकार रहे हैं या कह रहे हैं या अंदर से डरे हुए हैं। ये सारी बातें हो सकती हैं, वो जो 2024 में बार बार आने की बात कर रहे हैं। लेकिन हर राज्य में कमज़ोर नेता को, छोटे नेता को अपने साथ जोड़ना, निरंतर ये प्रयास चलता रहना, इस बात का प्रतीक है कि भाजपा कमज़ोर है और उसे डर सता रहा है। दूसरी ओर अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस बेहद मजबूत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन तीनों राज्यों में भाजपा अपनी ज़मीन खो रही है। लोगों की उनके कार्यशैली को लेकर, मुद्दों को लेकर नाराज़गी है और वहाँ कांग्रेस निरंतर मजबूत हो रही है। राहुल गांधी के कोर्ट से जीत इस बात को और मजबूत कर देती है कि कांग्रेस सही रास्ते पर है और भाजपा गलत तरीके अपना रही है। कांग्रेस का निरंतर मजबूत होना भी महाराष्ट्र में एक शंका का कारण बनता है। लेकिन दूसरी ओर यह भी लगता है कि जब देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है, तब शरद पवार वहाँ क्यों जाएंगे? वे इतने परिपक्व नेता हैं, वे कोई भी फैसला लेने से पहले बार बार सोचेंगे और कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि शरद पवार भाजपा के साथ जाने को विवश हो। बताया जा रहा है कि उनको केंद्रीय मंत्री अथवा नीति आयोग का अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया है। शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उनके लिए कोई मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़े उस पद के पीछे। उनकी उम्र बहुत है, इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं। और जहाँ तक नीति आयोग की बात है तो उसका अध्यक्ष तो खुद ही प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो वहाँ बात ही समाप्त हो जाती है। लेकिन ये है कि शरद पवार को अपनी ओर लाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। एक बार और भी जब राष्ट्रपति चुनाव था, उस समय भी ये चर्चा चली थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शरद पवार इधर आ जाएं और उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए। उस समय लोगों को भरोसा भी था कि शायद शरद पवार चले जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। तो अब ये जो माहौल है, इस बात में दम तो कम लगती है। इसीलिए शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद हैं संजय राउत, वो कहते हैं कि शरद पवार मर जाएंगे
जिंदगी के आखिरी क्षण तक वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन ये बात तो शरद पवार को खुद भरोसा दिलाना होगा अपनी एक्टिविटीज से। वे जो कुछ कर रहे हैं, 1 अगस्त को वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का न सिर्फ जोरदार स्वागत किया बल्कि उनकी तारीफ भी की। ये जो उनके बयान हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनमें जो संशय की गुंजाइश बनी रहती है, उसी से आशंका बढ़ती है और बढ़ रही है। लोगों में गलतफहमी पैदा हो रही है। अगर इस गलतफहमी को समय रहते नहीं मिटाया गया तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना गुट, एनसीपी और कांग्रेस नुकसान में हो सकते हैं। देश की राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया नाम का जो महागठबंधन बनाया है विरोध के लिए, वो भी दिग्भ्रमित न हो, आशंकाओं से न घिरे। ये भी बहुत आवश्यक है कि सबका एक दूसरे के प्रति विश्वास भी हो। कांग्रेस ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है। अभी आज ही कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच काफ़ी बातचीत हुई। ये बातचीत वो सभी जगह कर रहे हैं, करनी ही होगी। देश के हर राज्य में कांग्रेस को और बाकी दलों को ये माहौल बनाना ही होगा कि सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, सीटों को लेकर कोई तनाव नहीं है। और यही एक मुद्दा होता है जहां लोगों में मतभेद पैदा होते हैं। अगर ये कांग्रेस प्रयास कर रही है, बाकी दल भी इस तरह प्रयास करेंगे तो बीजेपी की चिंताएं बढ़ेंगी। और ये हो सकता है कि ये अफवाह फैलाने का काम भी बीजेपी और उससे जुड़े मीडिया कर रहे हों। शरद पवार वास्तव में कहीं जा नहीं रहे। मुझे भी लगता है कि इतना अनुभवी नेता जो देश के सर्वोच्च सर्वाधिक बड़े पदों पर रहा है, 4 बार मुख्यमंत्री रहा है, वो मंत्री बनने के लिए या किसी अन्य लालच में क्यों जाएगा। जहाँ तक सुप्रिया सुले की बात है, वो भी मंत्री बनना नहीं चाहेंगी, या उन्हें कोई ऐसा लालच दिया जा रहा होता तो अभी इसी सत्र में उन्होंने जिस तरह से मोदी सरकार पर हमले किए, तमाम सवालों को लेके उन्होंने जो छीछालेदर की सरकार की, तब तो वो ऐसा नहीं करती अगर वो उधर जा रही होती या उन्हें मंत्री पद का कोई लालच होता। इस सारी बातों से लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है वो शरद पवार को ही ठीक करनी होगी। महाराष्ट्र में ताज़ा डेवलपमेंट पर यह था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।